हाय मित्रों, मैं शशांक शेखर आप लोगों के सामने फिर से मैं अवेलेबल हूँ। अभी जो है हम लोग बात करेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल जो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी है आई हुई है उसके सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं और उसी न्यूमेरिकल की श्रेणी में हम लोग 201 से 220 नंबर के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। सबसे पहले देखिए 201 नंबर का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। क्या है 201 नंबर का प्रश्न कि 2 एम्पियर धारा वाले 5 ओम प्रतिरोधक में कितनी शक्ति होगी। तो आपको पता है कि P बराबर होता है सबसे पहले Q इंटू V यानी आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर, बहुत सारा फॉर्मूला होता है विभवांतर। और आपको ये भी पता है कि ये जो है ठीक है Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q इंटू V बटा T हो जाएगा और Q बटा T को हम लोग क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। V इंटू क्या हो जाएगा, I हो जाता है और आवेश बटा विभवांतर गुना क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा और V इंटू I और Q बटा T बराबर क्या होता है, Q I बराबर होता है Q अपॉन क्या T होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि V बराबर क्या होता है, I R होता है, I इंटू R इंटू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, यानी I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। तो इसी पर प्रश्न आपका हल हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना एम्पियर धारा है, तो 2 एम्पियर धारा है, तो 2 का वर्ग कर दीजिए और प्रतिरोध कितना है, तो 5 ओम प्रतिरोधक है। तो ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 हो गया, गुना क्या करते हैं 5 यानी 20 वॉट हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा, 20 वॉट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर आंसर होगा। ध्यान में ये भी रखना है कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। और शक्ति का मात्रक वॉट होता है। शक्ति के अन्य भी मात्रक होते हैं जैसे हॉर्स पावर होता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। चलिए बार बार हम बताते हैं आपको ये चीज़। आगे बढ़ते हैं 202 नंबर प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में ठीक है वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोधक में वोल्टेज कितना होगा, तो 10 ओम प्रतिरोधक वाले में वोल्टेज कितना होगा। तो आसान बात है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। ध्यान दीजिएगा जरा, इस संयोजन को वोल्टेज आपूर्ति कितना दिया जा रहा है, आपको 30 वोल्ट दिया जा रहा है। तो आपको निकालना है कि दोनों का अलग अलग वोल्टेज कितना होगा। 10 ओम वाले प्रतिरोधक की वोल्टेज ज्ञात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आपको पता होगा कि ये श्रेणीबद्ध संयोजन में तो 10 ओम है और ये है आपको 20 ओम है। और आपको पता है कि दोनों में वोल्टेज डिफरेंट होता है। और ये वोल्टेज जो है ये यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा, ये है आपको ठीक है, ये मान लेते हैं V2 है। और आपको पता है कि V बराबर क्या दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है V1 प्लस क्या V2 दिया हुआ है। और आपको ये मानना चाहिए कि दोनों में धारा क्या होता है, धारा का मान दोनों में समान रहता है। ध्यान में रखिएगा क्योंकि श्रेणीबद्ध संयोजन में विभव भिन्न भिन्न होता है लेकिन आपका धारा का मान दोनों में समान होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले धारा का मान निकाल लेते हैं। आपको पता है समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। R इक्विवेलेंट बराबर आपको पता है R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है ठीक है R1 प्लस R2। तो R1 प्लस क्या कर दीजिए R2 कर लीजिए, निकाल लेते हैं। R1 का वैल्यू कितना है, तो 10 और R2 का वैल्यू कितना है 20 यानी कितना निकल गया 30 ओम निकल गया। इससे हमने धारा का मान निकाल लेना है। तो धारा का मान क्या निकलेगा, धारा I बराबर क्या होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो देखिए V कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 बटे क्या कर लेते हैं R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना है भाई, तो R इक्विवेलेंट का मान दिया हुआ है कितना, तो 30 ओम हमने निकाला है। तो 30 काट दीजिए यानी 1 एम्पियर की धारा ठीक है प्रवाहित होगी। कुल संयोजन में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो अब देखिए भाई ठीक है, तो ये जो है V बराबर 30 वोल्ट दिया हुआ है और ये जो है ठीक है V1 का मान कितना होगा, तो V1 बराबर क्या होता है, तो V1 बराबर I1 इंटू, चूँकि I तो समान है I इंटू R1 प्लस क्या I इंटू R2। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो I का वैल्यू कितना है भाई, दोनों का संयोजन का मान हमेशा क्या होना चाहिए, आपको ये हो जाना चाहिए ठीक है। तो आपको पता है कि धारा का मान कितना है, तो धारा का मान है I, मतलब धारा का मान दोनों में कितना है, धारा का मान है इसमें
इसमें 1 एम्पियर है, तो कुल निकाल लीजिए I बराबर R1 प्लस R2, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, तो I1 R1, ध्यान दीजिएगा जरा, I R1 प्लस I R2, तो ये दोनों का संयोजन निकल जाता है कितना वोल्ट का, 30 वोल्ट निकल जाता है। कितना वोल्ट निकल जाएगा, 30 वोल्ट निकल जाएगा। तो 10 ओम प्रतिरोध के लिए ध्यान में रखना है कि V1 बराबर क्या हो गया, I R1, तो I का मान दिया हुआ है और कुल संयोजन कितना वोल्ट दिया हुआ है, 30 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको विभव का मान आपको दिया हुआ ऑलरेडी, तो बोलते विभव का मान आपको निकालना है, तो R1 का वैल्यू दिया हुआ, धारा हमने निकाल लिया है, तो धारा निकाल लिया है, तो V1 बराबर हमको निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो V1 बराबर क्या होता है, I इंटू R1, तो I का वैल्यू कितना है 1 और R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ओम बोला है, तो 10 कर लीजिए, तो 10 वोल्ट हो जाएगा। उसी तरह से V2 अगर निकालना होगा तो I इंटू क्या कर देंगे, R2 कर लेंगे, और 1 गुना कितना करेंगे 20, तो 20 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम ध्यान में रखिए। 2 प्रतिरोधक है, तो उसमें सबसे पहले आपको पता है कि विभव जो होता है श्रेणीबद्ध क्रम में विभव भिन्न भिन्न होता है, लेकिन धारा का मान समान होता है। तो समतुल्य प्रतिरोध के आधार पर आप धारा का मान निकाल लीजिए, और धारा का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि I बराबर क्या, मतलब V बराबर क्या होता है, V1 बराबर क्या होता है, I इंटू R1, क्योंकि I निकल चुका है, क्योंकि श्रेणीबद्ध संयोजन में I का मान क्या होता है, सब में बराबर होगा। और ये देखिए, ये मैंने इसलिए बताया कि देखिए दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। दोनों देखिए, ये 10 हो गया प्लस क्या हो गया 20 हो गया, यानी हमेशा ये बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। याद रखना है कि श्रेणीबद्ध संयोजन में धारा का मान हमेशा क्या होता है, नियत रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है, तो चांद पर उसका भार कितना होता है। तो आसान प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 50 न्यूटन है। जब भी 50 न्यूटन की बात हम लोग करेंगे, तो देखिए चंद्रमा पर जो भार होता है किसी वस्तु का, पृथ्वी पर भार का 1/6 हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी पर भार का क्या होता है, 1/6 हो जाता है। तो ये आसान है निकालना। तो क्या करते हैं, चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी पर भार का 1/6, यानी 6 हो जाएगा। देखिए कितना दिया हुआ है आपको, 150 न्यूटन दिया हुआ है भार, ठीक है, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 है, चांद पर भार कितना होगा, तो काट दीजिए 1/6 से, यानी 25 न्यूटन हो जाएगा। याद रखना है कि भार जो है एक बल है जो किसी वस्तु कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींची जाती है। ध्यान में रखना है, भार क्या है, आपको एक बल है जो किसी वस्तु को पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर खींची जाती है, यानी हमेशा भार को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि L लंबाई और R त्रिज्या वाले बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। तो तार का जो है वो हम क्या करते हैं, त्रिज्या को बढ़ा देते हैं। तो क्या निकालिए, प्रतिरोध का मान निकालिए, एकदम आसान है। R बराबर क्या कर लेंगे, R बराबर रो L अपॉन A। तो जब भी रो L अपॉन A करिए तो रो ही रहेगा, L कर दीजिए, और ये पाई R स्क्वायर, 1 नंबर मान लेते हैं इसको। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि बनी आधी लंबाई वाली और दोगुनी त्रिज्या वाली, तो लंबाई को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो R1 बराबर रो L/2 कर दिया, और त्रिज्या को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया है। तो पाई R 2R पाई इंटू R2 हो गया, यानी 2R हो गया का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको। चलिए कोई बात नहीं है, रो L/2 गुना, ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, 4 2 जा 8 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/8 गुना रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। यही देखिए R है, यही क्या है, R है, रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। तो इसको R कर लीजिए, तो R/8 हो जाएगा, यानी R1 बराबर R अपॉन 8 हो जाता है। यानी ठीक है, नया प्रतिरोध जो है प्रारंभिक प्रतिरोध का 1/8 हो जाता है। नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 1/8 हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं 205 नंबर सवाल पर। क्या कह रहा है 205 नंबर का सवाल, प्रत्येक 20 ओम वाले प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 20 वोल्ट दी जाती है। तो वोल्टेज स्रोत द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध कितना होगा। तो आसान प्रश्न है, आपको क्या कर रहा है, प्रतिरोध निकालना है समानांतर क्रम में। 20 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। 20 ओम का कितना होता है, 20 ओम का समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। आपको पता है कि 20 ओम का समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बटा क्या होता है, R1 प्लस R2। एकदम ध्यान में रखिएगा। और हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 20 गुना 20 बटा क्या हो जाता है, 20 प्लस 20। चलिए ये हो जाएगा 400 बटा क्या हो जाएगा 40, यानी
10 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, तो 10 ओम हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 206 नंबर प्रश्न पर बात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है सेल्सियस पैमाने तापमान TC और फ़ारेनहाइट पैमाने TF के बीच संबंध क्या होता है? तो आसान प्रश्न है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, TC आपको पता है TC, ठीक है, बटा 100 बराबर होता है TF फ़ारेनहाइट में -32 बटा कितना 180। काटिए 20 पंचे 120 नमा 80 80, इसको इधर ले जाइए। TC बराबर क्या हो जाएगा 5/9 TF माइनस कितना 32 हो गया। TF माइनस 32 हो गया। तो हमको TF से रिलेशन निकालना है। TF से रिलेशन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा TF बराबर 9/5 TC प्लस 32। ये आपको आंसर हो गया। TF बराबर 9/5 TC प्लस 32। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर देखिए TF बराबर 9/5 TC प्लस 32, सी नंबर आंसर होगा। तो ध्यान में रखना है, तापमान के मुख्य रूप से 5 स्केल होते हैं। पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, चौथा रोमर, पांचवा रैंकिन। और तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है या SI मात्रक है वो केल्विन होता है। और परम शून्य ताप की जहाँ तक बात करते हैं 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। यहाँ पर सभी गैसों का जो आयतन होता है वो शून्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 207 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वोल्टेज भी कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है। स्रोत द्वारा परिपथ को दी जाने वाली शक्ति क्या होती है? तो आपको पता है शक्ति, बार बार हम बताते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा बटा, ठीक है, समय भी होता है। P बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटा समय। ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा बटा समय हो जाएगा। और जब भी विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा Q इंटू V हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा T हो जाएगा। देखिए Q इंटू V अपॉन T, तो Q को Q रहने दीजिए, तो Q बटा T को एक साथ ले लीजिए, I इंटू V कर दीजिए। तो Q बटा T को हम I बोलते हैं, V इंटू I, यानी शक्ति P बराबर, ठीक है, विभवांतर गुना धारा का गुणनफल क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो P बराबर देखिए VI, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 208 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एकांक समय में 50 kg द्रव्यमान वाला कोई लड़का 10 सेकंड में 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो पावर निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पावर निकालने की बात होगी तो आपको पता है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि पावर P बराबर क्या होता है। यदि मान लीजिए सीढ़ी से चढ़ रहा है, ये देखिए सीढ़ी पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, जब चढ़ेगा यहाँ पर तो सीढ़ी पर ऊंचाई पर चढ़ रहा है, ये ऊंचा कितना गया? H गया, ठीक है। और नीचे की ओर बल कितना लग रहा है? mg लग रहा है, ठीक है। तो ये H ऊंचाई पर गया, तो पावर P बराबर क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम निकाल लीजिए। m पावर क्या होता है? mgh अपॉन क्या हो गया? T हो गया। अब देख लीजिए सब कुछ दिया हुआ आपको सवाल में। द्रव्यमान है व्यक्ति का 50 गुना g का वैल्यू कितना है? तो 10 फुट कर लेते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है, गुना h 16 सेंटीमीटर है, तो 16 गुना सेंटीमीटर, तो 10⁻² मीटर कर लेते हैं। और समय कितना है? तो समय देखिए कितना है, तो समय है कितना सेकंड में? तो 10 सेकंड में। और कितना सीढ़ी चढ़ रहा है? ये सीढ़ी चढ़ रहा है 40 सीढ़ी चढ़ रहा है, तो निकाल लीजिए इसको। ये 10 कट गया, ये 10⁻², ये 0 और ये 0 कट गया, तो 16 पंचे 80, 80 गुना 4, तो 320 वाट हो जाएगा। कितना वाट हो जाएगा? 320 वाट हो जाएगा। तो आसान है सवाल, तो बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 209 नंबर सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि 0.5 kg वजन वाले गेंद की गति को 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड करने पर किए गए कितना कार्य करने के लिए आवश्यकता है? तो आसान बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल है। कह रहा है कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य, ठीक है, उसमें उत्पन्न गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ये देखिए किसी वस्तु में किए गए कार्य का परिवर्तन उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी वस्तु पर किया गया कार्य बराबर, ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए करते हैं, तो डेल्टा के कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन KE1 माइनस क्या KE2, ठीक है।
तो ये आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि पहले द्रव्यमान कितना था 0.5 kg, तो 1/2 आपको पता है काइनेटिक एनर्जी 1, तो m और v² माइनस क्या करते हैं u², ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 1/2 गुना द्रव्यमान देखिए कितना है 0.5 है द्रव्यमान, और ठीक है वेग कितना है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। तो 64 में से 16 को घटा दीजिए, कितना हो गया 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है 88 64 में से 16 को घटा देंगे 48 होगा। 1/2 गुना 0.5 गुना 48, इसको काटिए, ये आ गया 24, इसको उड़ाइए 10 आ गया, 5 दूनी 10, इसको काटिए 12, यानी 12 जूल ऊर्जा होगा। कितना जूल ऊर्जा होगा, 12 जूल होगा। फिर से सुनिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके आधार पर हमने निकाल लिया सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 210 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि लकड़ी का एक गुटका पानी के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है। पानी के ऊपर तैरता है, तो पानी के नीचे अगर 30% ऊपर तैर रहा है, ध्यान दीजिएगा 30% अगर ऊपर चल रहा है, तैर रहा है, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे 30% ऊपर तैर रहा है, तो अंदर कितना तैर रहा है, तो 30% आपका ये गुटका है, ये पानी के अंदर 30% ऊपर तैर रहा है। नीचे कितना तैर रहा है, तो 30% ऊपर हुआ, तो नीचे कितना परसेंट हुआ, 70% हुआ। आपका सवाल बन गया इसी पर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको घनत्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ, लकड़ी का घनत्व निकालिए। देखिए क्या होता है, RD रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, घनत्व बटा जल का घनत्व। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल का घनत्व, एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया। यही बराबर होता है वस्तु का डूबे हुए भाग का आयतन, वस्तु के डूबे भाग का आयतन, आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन, वस्तु के डूबे भाग का आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन। तो मान लेते हैं कि वस्तु का 100% भाग है, तो 70% भाग क्या है, वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन है। कुल आयतन कितना है, 100 है। वस्तु का घनत्व आपको क्या कह रहा है कि लकड़ी का घनत्व आपको निकालिए। लकड़ी का घनत्व मान लेते हैं रो है, ठीक है, या डी है, मान लेते हैं डी है, और बटे जल का घनत्व कितना है 10⁻³ निकल तो गया आप। चलिए काट के देखिए, ये कट गया यानी 0.7 निकला, 0.7 निकल गया, आप गुना किया 10⁻³, ये डेंसिटी हो गया किसका, लकड़ी का। तो लकड़ी का घनत्व कितना होगा, लकड़ी का घनत्व होगा 0.7 गुना 10⁻³, ठीक है, kg/m³। आसान सवाल है। देखिए क्या किए हम कि आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, या वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन निकालिए। तो डी लकड़ी का आयतन है, ठीक है, बटा 10⁻³ बराबर 70/100 कर लिए। डी लकड़ी बराबर 0.7 गुना क्या हुआ 10⁻³ kg/m³ हो जाएगा। चलिए तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 211 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 200 ग्राम वजन वाले किसी गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 200 ग्राम गेंद को हम क्या फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो उच्चतम वेग पर देखिए ऊर्जा हमेशा संरक्षित होता है, चाहे नीचे बिंदु पर ऊर्जा हो उतना ही ऊर्जा उच्चतम बिंदु पर भी होगा, उतना ही ऊर्जा क्या होगा उच्चतम बिंदु पर होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा वहां पर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन ऊर्जा क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर किसी वस्तु को हम निम्नतम बिंदु से ऊपर फेंकते हैं तो आपको पता है कि निम्नतम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन उच्चतम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, शून्य होता है। तो एनर्जी निकालना है तो कहीं भी एनर्जी निकाल लेंगे, बात बराबर होगा। हर जगह एनर्जी का मान क्या होता है, समान होता है मित्रों। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनर्जी बराबर क्या करते हैं, एनर्जी बराबर ½ mv², ठीक है, क्योंकि आपको ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, कहीं भी एनर्जी समान ही होगा, हर जगह एनर्जी क्या होता है, संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षित रहता है। ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा का संरक्षण होता है, ऊर्जा हर जगह क्या होता है, नियत होता है। ऊर्जा का संरक्षण होता है हर जगह, ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। तो 1/2
गुना m का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि भाई 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम को बदल लेते हैं केजी में, 10⁻³ और देखिए वेग का मान कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2 गुना 20, तो 200 कर लीजिए, गुना 10⁻³ गुना 400, तो ये 2010 ये कट गया और 2 क्या हो गया 20 हो गया, यानी 20 जूल ऊर्जा होता है। कितना जूल ऊर्जा होता है, 20 जूल ऊर्जा होता है। तो 20 जूल ऊर्जा क्या नंबर है, बी नंबर आंसर है। कितना नंबर आंसर है, बी नंबर आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 20 जूल ऊर्जा यानी ठीक है 211 का कितना हो जाएगा, सी नंबर आंसर होगा। बोलते 211 का कितना नंबर है, 211 का, अरे यार ये देखिए 4 गुना 10 तो बचा हुआ है ना, 4 गुना 10 यानी कितना होगा, 40 जूल एनर्जी होगा। तो 40 जूल एनर्जी मतलब क्या हुआ, सी नंबर आंसर होगा। यहाँ देखिए 1/2 गुना 200 गुना 10⁻³ गुना क्या किए 400 किए, ये कट गया, तो 10 गुना 4 यानी कितना जूल एनर्जी हो गया, 40 जूल एनर्जी हो गया। 211 का क्या नंबर होगा, सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 212 नंबर आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये पहले भी बता चुके हैं हम कि कोई भी वस्तु है, तो ये पिछला जो क्वेश्चन आपको बताया है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, कहीं भी ऊर्जा का मान हमेशा क्या होगा, नियत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं, 212 नंबर क्या कह रहा है कि पहले भी बता चुके हैं इस प्रश्न को। देखिए कोई भी वस्तु है यदि ठीक है वह ऊर्जा को क्या करेगा, त्यागेगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यदि वह ऊर्जा को त्यागेगा तो क्या करेगा, जैसे ही ऊर्जा को त्यागेगा तो ऊर्जा के प्रवाह की दर या उष्मा के प्रवाह की दर बराबर क्या होता है, एरिया इंटू, पहले तो उष्मा चालकता गुना एरिया इंटू ठीक है तापांतर बटे ठीक है उसकी लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उष्मा प्रवाह की दर, ठीक है उष्मा प्रवाह की दर, मैं बार बार बताता हूँ कि उष्मा प्रवाह की दर जो होती है वह क्या होता है कि आपको क्षेत्रफल का समानुपाती एवं ठीक है लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती एवं ठीक है आपको तापमान का समानुपाती होता है या तापांतर का समानुपाती होता है। चलिए इस प्रश्न में पुट कर देते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए कितना है, तो आपको उष्मा चालकता आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.01, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ठीक है 0.1, तो 0.1। उसके बाद कितना दिया हुआ है, तो उष्मा चालकता 0.01 है गुना 0.1 है, फिर क्या है 2 सेंटीमीटर मोटाई है, तो 2 सेंटीमीटर मोटाई, तो 2 गुना 10⁻² कर लीजिए, ठीक है 2 सेंटीमीटर, 0.1 तो हो ही गया ना, ये रहने दीजिए, ठीक है। तापांतर कितना दिया हुआ, तापांतर दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस, 30 कर लेते हैं। और ठीक है आपको लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 2 × 10⁻² दिया हुआ है, ठीक है। शायद ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग डील करते हैं, क्या हो जाएगा आपको वैल्यू कितना निकलेगा, तो ये पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे में 100 आ गया और ये पॉइंट उड़ाए, नीचे में 10 आ गया, ठीक है। ये देखिए काट देते हैं, ये पूरा कट गया, ये 0 कट गया, 3/2 यानी 1.5 जूल, ठीक है 1.5 जूल पर क्या हो गया, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उष्मा प्रवाह की दर 1.5 जूल पर सेकंड, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो केवल आपको फॉर्मूला बेस्ड है, यानी dq/dt बराबर k a डेल्टा t अपॉन, ध्यान में रखना है ठीक है x होता है, लंबाई होता है, यानी ठीक है उष्मा प्रवाह की दर जो होती है वह आपको क्षेत्रफल का समानुपाती, तापमान का समानुपाती या तापांतर का समानुपाती और लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसके आधार पर हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 213 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 213 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके विराम की स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करते हैं, तो 5 सेकंड के बाद उसका वेग निकालें। तो आपको पता है v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। v बराबर क्या होगा, u प्लस at, ध्यान दीजिएगा v बराबर u प्लस at होता है। तो u का मान 0 और a का मान देखिए क्या हो रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से त्वरित हो रहा है। कितने सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद, 25, यानी आपको 5 सेकंड के बाद वेग का मान कितना होगा, 25 मीटर पर सेकंड होगा। याद रखना है कि वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। देखिए आपको ड्राइंग शीट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको
आपका जो ड्राइंग शीट होता है वह बहुत प्रकार का होता है और A0 से शुरू होकर जनरली A4 तक ड्राइंग शीट होता है। ड्राइंग शीट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जनरली 1:√2 होता है, 1:√2 होता है। ध्यान में रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:√2 होता है। और शीट की मोटाई को मापने के लिए हम लोग प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लग गेज का। और पतली शीट को काटने के लिए हम लोग स्निप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्निप का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि आपका जो ड्राइंग शीट होता है A0, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना क्षेत्रफल होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। फिर से सुन लीजिए मेरी बात को कि ड्राइंग शीट के लंबाई और चौड़ाई का जो मानक अनुपात होता है 1:1:√2 होता है। और जनरली शीट की लंबाई को, शीट की मोटाई को मापने के लिए हम लोग प्लग गेज का प्रयोग करते हैं और स्निप का प्रयोग हम लोग उसको काटने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 215 नंबर सवाल देखिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर एक दूसरे के बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक दूसरे के बराबर होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक दूसरे के बराबर कितना डिग्री पर होता है? तो -40 डिग्री पर होता है। ये देखिए C/100 बराबर क्या होता है? F - 32/180। प्रश्न में कह रहा है कि C आपको F के बराबर होता है, यानी ये x कर लीजिए इसको। x/100 बराबर x - 32 कितना होता है? 180 होता है। तो 20×5 20 × 80 से इसको इधर कीजिए। 9x बराबर 5x माइनस क्या हो गया? 160। इसको इधर कर दीजिए। 4x बराबर -160। तो x बराबर निकाल लेते हैं, -160 कितना? 4 निकल जाएगा -40, या तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इससे निकल गया आपको या तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट निकल गया। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग डील करेंगे। कह रहा है कि समय t1 और t2 के बीच वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसका मान देता है? देखिए, वेग समय ग्राफ के विषय में जब भी हम चर्चा करते हैं तो वेग समय ग्राफ है क्या? तो वेग समय ग्राफ क्या होता है जरा उस पर चर्चा कर लीजिए। वेग समय ग्राफ, तो वेग को लीजिए y अक्ष पर, ये वेग है और ये क्या है? आपको समय है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, वेग समय ग्राफ का, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं वेग समय ग्राफ की ढाल मतलब थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? आपको जब भी वेग समय ग्राफ का ढाल बोलेगा, ग्राफ का ढाल मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप। वेग समय ग्राफ का स्लोप, या क्या कहिए इसको? ढाल बोलिए, बराबर क्या कहिए? tan थीटा। और यही आपको त्वरण का मान देता है, त्वरण का मान देगा। लेकिन वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल ये देता है आपको किसका मान? ये देता है, ठीक है, विस्थापन या दूरी का मान देता है। विस्थापन या दूरी का मान देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, दूरी का मान देता है, विस्थापन या दूरी का मान देता है। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है, विस्थापन या दूरी का मान देता है, जबकि वेग समय ग्राफ की ढाल किसका मान देगा? तो आपको त्वरण का मान देता है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि वेग समय ग्राफ, ये देखिए ये क्या हुआ? एक समान वेग का ग्राफ हो गया जिसमें त्वरण नियत होता है। यहाँ देखिए इसमें त्वरण 0 हो जाएगा और ये देखिए त्वरण ऋणात्मक होता है। त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यहाँ देखिए a बराबर क्या होता है? नियत होता है, और ये जो है a बराबर नेगेटिव होता है। वैसे ही मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 217 नंबर सवाल पर बात करते हैं। तो 215 नंबर में मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी दो समय अंतरालों के बीच जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल जो होगा वही क्या होता है? आपको दूरी या विस्थापन का मान देता है। आगे बढ़ते हैं, दो प्रतिरोधकों 20 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में जो है 8 ओम प्रतिरोधक, तो धारा कितना है? आसान बात है, इस सवाल को हम लोग डील भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो देखिए क्या करते हैं, आसान, एकदम आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, 1 सेकंड में निकल जाएगा आपको आंसर। कैसे करेंगे? तो 20 ओम और 30 ओम है, तो यहाँ देखिए 20 ओम, तो 20 ओम लीजिए और ये लीजिए 30 ओम लीजिए, ठीक है। आपने क्या कर दिया? इसको ये कर दिया। यहाँ पर देखिए कितना ओम है, ये दिया हुआ 8 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 ओम दिया हुआ। और ये जुड़ा हुआ है आपको कितना से? ये जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट के बैटरी से, तो 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से धारा गया, इधर जा रहा है। तो आपको पता है सबसे पहले इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, आर इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। प्लस क्या कर देते हैं? आर पैरेलल में है, पैरेलल में है तो क्या करेंगे? तो 20 × 30 / 20 + 30 प्लस ये 8 ओम कर दीजिए।
तो 20 दिया 600 बटा 500 तो 50 प्लस 8 कितना हो गया, तो 12 प्लस 8 यानी 20 ओम हो गया। अब धारा निकाल लेते हैं। धारा आई बराबर क्या होता है, V बटा आर। धारा आई बराबर V बटा आर। V का वैल्यू देखिए कितना है, तो V का वैल्यू है 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 12 बटे कितना है 20 है, कर दीजिए 4 2 6 के 12 2 दशाएं 20 यानी 0.6 एम्पियर की धारा इसमें जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको निकालना है, किसमें बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 20 ओम वाले प्रतिरोधक, इसमें बोल रहा है धारा निकालें। और मैंने आपको क्लियर करके बताया है, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो क्या करेंगे, जिसमें धारा बोल रहा है उसको I1 करते हैं, और जितना धारा मानक धारा कितना है, मानक धारा है आपको कि 0.6 गुना जिसका प्रतिरोध है दूसरे वाले का प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध ऊपर लिखेंगे यानी 30, अब बटा कुल प्रतिरोध 30 प्लस 20 यानी 50 कर दिए, यानी 0.6 गुना 30 अपन क्या हो गया 50, निकाल लीजिए 5 छक्के 30.6 6 छक्के 36 0.36 एम्पियर। क्या दिक्कत है, 0.36 एम्पियर। अगर बोलता कि नीचे वाले में आप धारा निकालिए, किसमें धारा निकालिए, नीचे वाले में धारा निकालिए, तो क्या करते, ठीक है नीचे वाले में धारा निकालती है तो क्या करते 20 गुना आई का वैल्यू देखिए कितना है 0.6 है बटे, ठीक है 30 50 हो जाएगा, तो ये देखिए काट देते हैं, ठीक है। और क्या करते 0 0 कट गया, 5 12 ही 60 यानी 0.12 तो बराबर 0.12 तो 0.24 एम्पियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आसानी से दोनों आपको आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि जब भी इसमें धारा बोलता है निकालने के लिए, इसमें बोलेगा तो हमने क्या किया कि नीचे वाला I1 बराबर नीचे वाला का प्रतिरोध तो 30 गुना ऊपर वाला का, ठीक है ऊपर वाला जिसमें निकालना है उसका आप बता क्या कर लेंगे, तो कितना धारा जा रहा है, तो आई का धारा कितना मान है, तो आई का धारा मान है 0.6 बटा क्या कुल प्रतिरोध, तो 30 प्लस 20 पर यानी 50 कर लिए, निकल गए। तो ध्यान में रखना है कि जिसमें निकालना होगा उसका प्रतिरोध ऊपर में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का प्रतिरोध मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को क्या कर देंगे, ठीक है ऊपर वाले में जितना धारा जा रहा है उसका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, शायद समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 218 नंबर सवाल देखते हैं। मान लें कि WE और WM पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, भार निकालते हैं। तो जब भी भार बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे हमको भार बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए पृथ्वी पर जो भार होता है WM बराबर W, मान लेते हैं W है 1 नंबर, और चंद्र ये पृथ्वी पर भार है और ये WE दिया हुआ, चंद्रमा पर भार WM बराबर क्या होता है W बटा 6 हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का रेशियो निकालने के लिए, तो WE बटा WM बराबर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो WE बटा WM, मान लें कि पृथ्वी, मान लें कि WE और WM क्रम से पृथ्वी और चंद्रमा पर भार किसी वस्तु का भार है, तो WE बटा WM, WE बटा WM, तो करिए ना इसको WE बटा WM, WE का मतलब क्या हुआ W और WM का मतलब क्या W, पर क्या चला गया 6 चला गया, तो उसको काट दीजिए यानी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो WE बटा WM बराबर क्या हो जाता है 6 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 219 नंबर का सवाल बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध R है, किसी चालक का प्रतिरोध कितना है R है, तो R बराबर आपको पता है R बराबर क्या होता है रो L अपॉन क्या A, 1 नंबर मानते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि भाई साहब आपका जो है प्रतिरोध आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाला, कोई बात नहीं, आधी लंबाई और आधी त्रिज्या वाला, तो कितना गुना हो जाएगा, दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो R1 बराबर तो आधी लंबाई तो L/2 कर लीजिए, आधी त्रिज्या इसको कर लेते हैं ना ऐसे, तो रो L अपॉन क्या कर दीजिए A का वैल्यू पाई R स्क्वायर कर देते हैं, 1 नंबर हम मानते हैं, L/2 A का वैल्यू पाई R बटा आधी त्रिज्या R/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए रो L 2 पाई R स्क्वायर गुना 4 ऊपर चला गया, तो 2 2 जा 4, 2 को बाहर निकालिए, रो L बटे पाई R स्क्वायर,
तो इसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। 2 गुना क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न इस सेक्शन का हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम से औसत वेग बोल रहा है, कोई वस्तु अपने विराम से चल रहा है। कितना से, कहाँ से चल रहा है, विराम से गति कर रहा है। तो जब भी विराम से गति करेगा तो ध्यान में रखना है कि जब भी विराम से गति करेगा, यहाँ x बराबर क्या हुआ 0, t बराबर क्या हुआ 0। तो पहले कितने सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कह रहा है कि वेग 1 और 5 सेकंड के बीच औसत वेग। तो 1 सेकंड पहले बोल रहा है 1 सेकंड, दूसरा बोल रहा है कितना 5 सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लीजिए ना। v1 बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो a गुना t, क्योंकि u का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। चलिए a t, तो a का वैल्यू कितना है, कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो 2 गुना क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए, यानी 2 मीटर पर सेकंड हो गया। और इसका देखिए v2 बराबर क्या होता है a इंटू टी। तो a का वैल्यू कितना है 2, अब 5 हो गया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। और औसत चाल बराबर होता है v1 प्लस v2 बटा 2, यानी 10 प्लस 2 यानी 12 हो गया, 12 बटा 2 यानी कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो औसत चाल हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मित्रों ढेर सारा आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 200 से 220 नंबर तक के प्रश्नों को डील किया। ठीक है, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि खूब मन लगा करके न्यूमेरिकल बनाइए, और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट के जरिए मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से आप लोगों की सहायता करूँगा। और ठीक है, इस बुक को बनाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि न्यूमेरिकल फिजिक्स में तत्काल कोई भी समस्या आने वाली है आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।